संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई द्विविमीय बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई द्विविमीय बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये आपके त्रिभुज का उदाहरण है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का है सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सर्वांगसम, सर्व धन अंग धन सम, जिसके सभी अंग समान हों या जो हर तरह से समान हो, सर्वांगसम। सर्व धन अंग धन सम, यानी सर्व अंग सम, जो हर प्रकार से समान हो वे सर्वांग सम हैं। यानी समान आकार, समान आकार और समान माप, जिनके आकार भी समान हो और माप भी समान हो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं, या जो हर प्रकार से समान हो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, नंबर 1, समान त्रिज्या के सभी वृत्त। समान त्रिज्या के सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये वृत्त है आपका, इसकी त्रिज्या OA R है। दूसरा वृत्त आप बनाएं, इसकी त्रिज्या OA डैश, ये भी R हो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहे जाएंगे। दूसरा उदाहरण आपका है समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम कहे जाते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका वर्ग है। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। दूसरा वर्ग जो इसके सर्वांग सम होगा उसकी भी सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर होंगी। तभी ये सर्वांग सम कहे जाएंगे। तीसरा उदाहरण इसका हम देख सकते हैं, समान लंबाई की भुजा वाले समान
लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज ये भी सर्वांग सम होते हैं। समान लंबाई की भुजा वाली, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर होंगी अगर ये समबाहु त्रिभुज है। तो दूसरा त्रिभुज जो इसके सर्वांग सम होगा वो भी 6-6 सेंटीमीटर की भुजाओं की लंबाइयां होंगी, तभी ये सर्वांग सम होगा। तो ये थे सर्वांग समता के कुछ उदाहरण। जो आकार और माप में समान हो उन्हें सर्वांग सम कहा जाता है। ऐसी आकृतियां जो माप और आकार दोनों में समान हो उन्हें सर्वांग सम कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। इस अध्याय का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समरूप। समरूप समरूप क्या होते हैं? जो आकार में समान हो, जो आकार में समान हो। अब देखें इस शब्द को, समरूप, सम माने बराबर, रूप माने उसका रूप, यानी एक जैसे रूप को हो, जो देखने में एक जैसा लगे वही समरूप होता है, या जो समान आकार का हो। ऐसी दो आकृतियां जो समान आकार की हों समरूप कहलाती हैं। ऐसी आकृतियां जो समान आकार की हों उन्हें समरूप कहा जाता है, या जो समान रूप की हों उन्हें समरूप कहा जाता है। जो देखने में एक जैसे लगते हों उन्हें समरूप कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी जानना जरूरी है कि जो आकृतियां समरूप होती हैं वह सर्वांगसम भी हों, यह जरूरी नहीं है। समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं, लेकिन सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। वृत्त, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। आकार दोनों का देखने में एक जैसा लग रहा है, एक जैसे रूप के लग रहे हैं, तो ये समरूप कहे जाएंगे। इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। ओ ए डैश आर आर डैश, इसकी त्रिज्या आर है, इसकी आर डैश है, लेकिन ये क्या है? ये समरूप हैं। वर्ग, एक छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, ये दोनों आकृतियां क्या कही जाएंगी? समरूप कही जाएंगी। तो ऐसी आकृतियां, दो ऐसी आकृतियां जो आकार में समान हो समरूप कही जाती हैं, या जो एक जैसी दिखती हों उन्हें समरूप कहते हैं। माप में वह बराबर हों यह जरूरी नहीं है। समरूप आकृतियां सर्वांगसम भी हों यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सर्वांगसम हो भी सकती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का है नोट। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों यह आवश्यक नहीं है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों यह जरूरी नहीं है। सभी
सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हों, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस अध्याय का, इसे याद रखना होगा। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप तो होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। मुख्य बिंदु इस अध्याय का है दो समान भुजाओं वाले बहुभुज। दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। दो समान भुजाओं वाले बहुभुज, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि, इसकी दो शर्तें हैं। नंबर एक है उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हों। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती हों। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इस अध्याय का, इसे हमें याद रखना होगा। आगे प्रश्नों को हल करने के लिए इसकी मदद बहुत ही आवश्यक है। आइए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला खंड क्या है? सभी वृत्त, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। होते हैं क्या आपको भरना है? सर्वांगसम समरूप।
दोनों में से एक को आपको भरना है। तो आइए देखते हैं इसको। सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? हमें इसमें से कोई एक भरना है। हमने आपको बताया था कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि वे आकार में समान होते हैं, इसलिए वे समरूप होते हैं। इसलिए यहां पर आप भरेंगे समरूप। क्या भरेंगे? समरूप। आइए इस पहले प्रश्न के दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं हम। सभी वर्ग होते हैं सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। यहां पर भी दो विकल्प हैं, सर्वांगसम, समरूप। दोनों में से आपको एक भरना है। सभी वर्ग की बात की गई है। ये नहीं कहा गया है कि समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग। अगर ये कहते कि समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग तो हम कहते कि सर्वांगसम होते हैं, लेकिन इन्होंने समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग की बात नहीं की है। इन्होंने कहा सभी वर्ग। वो छोटे वर्ग भी हो सकते हैं, बड़े वर्ग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार सभी वर्ग जो होंगे वह आकार में समान होंगे, इसलिए वो समरूप कहलाएंगे। वे रूप में एक जैसे दिखेंगे, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? समरूप। तो इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? समरूप भरेंगे। आइए अगला तीसरा खंड देखते हैं इसका। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि के बाद इन्होंने क्या लिखा है? उनके संगत कोण। नंबर 1 क्या है? उनके संगत कोण। उसके बाद खाली स्थान हूं तथा उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं के बाद खाली स्थान है हूं। भरना क्या है आपको? 2 दिया गया है विकल्प, बराबर और समानुपाती। तो हमने बताया था आपको कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर हों। क्या हों? बराबर। और उनकी संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों। उनकी संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों, तभी वे बहुभुज क्या होंगे? समरूप कहे जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1 क्या है इसका? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण। हमने आपको बताया था कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो उदाहरण देना है। तो नंबर 1 ए पे आप लिखें, दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। बी, दूसरा उदाहरण क्या आप दे सकते हैं? दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। अब इसी प्रश्न का दूसरा खंड जो है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। जो समरूप नहीं है, इनके भी दो उदाहरण हमको देने हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? एक वर्ग और एक त्रिभुज। एक वर्ग और एक त्रिभुज। ये समरूप नहीं होंगे क्योंकि इनका रूप एक जैसा नहीं है, इनका आकार एक जैसा नहीं है, इसलिए वर्ग और त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। बी, एक आयत और एक वृत्त। एक आयत और एक वृत्त भी समरूप नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का आकार एक जैसा नहीं है। तो ये था दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड। अब आइए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज क्या दिया गया है। P Q R S 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अगला चतुर्भुज क्या है? ABCD
बी सी डी। इनके भी भुजाओं की लंबाइयां हमको दी गई हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना है कि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। हमने आपको बताया था कि दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हों। तो आइए देखते हैं कि आइए देखते हैं कि दोनों कंडीशन इस पे लागू होती है कि नहीं। नंबर 1, संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो आइए संगत भुजाओं को हम देखते हैं। ए बी बटा पी क्यू बराबर कितना है? ए बी के स्थान पर 3 है, पी क्यू के स्थान पर 1.2 है। तो ये हो जाएगा आपका 2/1, यानी इनका ए बी और पी क्यू का अनुपात हो जाएगा 2/1। 1.5 के आप 3 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1। इसी प्रकार से BC बटा QR निकालेंगे तो आपका 3/1.5 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 2/1 बराबर 2:1। इसी प्रकार से आप निकालेंगे CD बटा SR RS, CD बटा RS बराबर 3/1.5 बराबर 2/1 बराबर 2:1। इसी प्रकार से आप अगला निकालिए DA बटा SP 3/1.5 बराबर 2/1 बराबर 2:1। तो इसकी पहली कंडीशन क्या थी कि जो संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो हमने ये देखा कि इनकी संगत भुजाएं क्या है, इनका जो अनुपात हमने निकाला वो सबका अनुपात क्या है, समान है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। तो क्या बता सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर हैं? एक न्यून कोण दिख रहा है, इसका अर्थ यह है कि संगत कोण बराबर नहीं है। संगत, तो इसके संगत कोण A बराबर नॉट कोण P, कोण A कोण P के बराबर नहीं है। कोण Q बराबर कोण B बराबर नॉट कोण Q, कोण C बराबर नॉट कोण R, कोण D बराबर नॉट कोण यस। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर नहीं है। अतः इनकी संगत भुजाएं तो समानुपात में हैं, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है। अतः ये क्या है, समरूप नहीं है। नहीं।
तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है? क्योंकि ये समरूपता की दोनों दशाओं को पूरा नहीं करती हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए। तो संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं, परंतु दूसरी कंडीशन ये है कि संगत कोण भी बराबर हों। इसमें संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। इस प्रकार से ये हमारी प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो गई है। अगली प्रश्नावली के साथ हम पुनः मिलेंगे।